नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एचपीएट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वह वीडियो लेके आए हैं। और बेसिकली इस वीडियो में आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय खेल मंडल का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है बीजिंग, ऑप्शन बी है टोक्यो, ऑप्शन सी है मॉस्को और डी है बर्मिंघम। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 2022 में जो खेलों का आयोजन हुआ था वह कहाँ हुआ था, बर्मिंघम में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। जयशंकर प्रसाद, राहुल और सी है रंबोला और डी है धनपत राय। तो इसका जो राइट आंसर है कि मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम जो है वो ऑप्शन नंबर सी है आपका धनपत राय, इनका वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति का क्या नाम था। ऑप्शन ए है जो बाइडन, ऑप्शन बी है कमला हैरिस, ऑप्शन सी है माइक पेस, तो डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्तमान में हमारे अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी कमला हैरिस जो है वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शिवालिक श्रेणियों में आता है। कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और ऊना। तो शिवालिक श्रेणियों में जो जिला आता है वह आता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊना जिला जो है वह हमारा शिवालिक श्रेणियों में आता है। अगला प्रश्न है कि मणिमहेश मंदिर जो भरमौर में स्थित है किसने बनवाया। ऑप्शन ए है मेरू वर्मन, ऑप्शन बी है युगांतर बर्मन, ऑप्शन सी है बलवर्धन और ऑप्शन डी है साहिल बर्मन। तो इसका जो राइट आंसर है कि मणिमहेश मंदिर जो आपका भरमौर में स्थित है उसका निर्माण जो है वो मेरू वर्मन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 1। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी हिमाचल प्रदेश से जो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए जिन सदस्यों को चुना जाता है उनकी टोटल संख्या होती है 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, यानी 3 सदस्यों को राज्यसभा के लिए चुना जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने सदस्यों को चुना जाता है तो इसका सही आंसर होगा 4 सदस्यों को चुना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिरमौर के पजौता आंदोलन में किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। ऑप्शन ए है बैद सूरत सिंह, ऑप्शन बी है चौधरी शेरजंग, ऑप्शन सी है शिवानंद रमोल और ऑप्शन डी है नाहर सिंह। तो जो इस सिरमौर के पजौता आंदोलन में जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका मुख्य रूप से नाम जो लिया जाता है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी बैद सूरत सिंह को पजौता आंदोलन के लिए मुख्य सेनानी के रूप में जाना जाता है। या प्रश्न कई बार इस तरीके से भी पूछा जाता है कि बैद सूरत सिंह कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे या कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका उत्तर आपने लिखना है कि ये सिरमौर के रहने वाले थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था, वह किस रेजिमेंट में थे। ऑप्शन ए है डोगरा रेजिमेंट, ऑप्शन बी है कुमाऊं रेजिमेंट, ऑप्शन सी है गढ़वाल रेजिमेंट और ऑप्शन डी है आपका पंजाब रेजिमेंट। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है कि मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वह कुमाऊं रेजिमेंट के थे। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं कि कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। ये प्रश्न बहुत बार आपके टेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कांगड़ा जिले में जो है वो 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। विधानसभा क्षेत्रों के बारे में आपने ज़रूर पढ़ना है कि हिमाचल में कितनी विधानसभा सीटें हैं और किस क्षेत्र में कितनी सीटों को बांटा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बिलासपुर, लाहौल स्पीति, शिमला या कांगड़ा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल के लाहौल स्पीति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 49वीं स्वतंत्रता रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए है जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन बी है दक्षिणी कोरिया और उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है कनाडा और अमेरिका और ऑप्शन डी है चिली और पेरू। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कनाडा और अमेरिका में जो है वो समानांतर रेखा स्थित है, किन 2 देशों के बीच है। तो कनाडा और अमेरिका इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि पंचायत विघटित हो
जाती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? 1 माह, 3 माह, 4 माह या 6 माह? तो यदि पंचायत किसी तरह से विघटन हो जाती है तो जो अगले चुनाव करवाने पड़ते हैं उसके लिए कम से कम 6 मंथ का समय लगता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन बी है तुषार मेहता, ऑप्शन सी है अरुण कुमार मिश्रा और ऑप्शन डी है हरीश सालेवे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के जो प्रथम लोकपाल थे वह थे पिनाकी चंद्र घोष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किस से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है दल बदल विरोधी, या ऑप्शन बी है ओबीसी को संवैधानिक दर्जा और ऑप्शन सी है वस्तु एवं सेवा कर और ऑप्शन डी है मादक पदार्थ रोकथाम अधिनियम। वस्तु एवं सेवा कर को आपने सुना भी होगा कि इसे सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। और इस प्रश्न का सही आंसर है वस्तु एवं सेवा कर जो है वो कब शुरू हुआ था या कब लगाना शुरू हुआ था? 2016 में हुआ था। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 2016 में। और किस संवैधानिक संशोधन? तो 101वां संविधान संशोधन, इसको आप सिंपल भाषा में याद रखते हो जीएसटी। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? ये हुआ था 101 संवैधानिक संशोधन द्वारा 2016 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में बात की गई है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का अग्रणीय उत्पादक है? तो इसमें आपको देखने को मिलता है सबसे पहला ऑप्शन घाना, चिली, पेरू और रूस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो तांबे का अग्रणीय, जिसमें तांबा बहुत ज़्यादा जिस देश में होता है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी चिली में जो है वो तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? एडिज, हिमालय, रॉकी और यूराल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यूराल जो है वो ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो कि एशिया को यूरोप से अलग करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? जल, ताप, सौर या पवन ऊर्जा? तो जो सौर ऊर्जा का जो अनवीकरणीय स्रोत के रूप में जाना जाता है वह जाना जाता है ताप को, कि ताप जो है वो इसका सही आंसर होगा कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है ताप। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ में हाल ही में भारत की किस महिला को स्थायी प्रतिनिधि के रूप या तौर पर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है निधि चिवोर, ऑप्शन बी है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन सी है रुचिरा कंबोज और ऑप्शन डी है गीतांजलि सिरी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जिसे हाल ही में क्या किया गया था, स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। ये है आपकी रुचिरा कंबोज को भारत की हाल ही में राष्ट्र संघ की महिला की जो स्थायी प्रतिनिधि के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। आपने याद रखना है रुचिरा कंबोज को भारत की जो है संयुक्त राष्ट्र यानी अमेरिका के लिए जो क्या किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए हाल ही में प्रतिनिधि चुना गया था। सिंपल तरीके से भी आप याद रख सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है टोक्यो, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कैनबरा और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो जो क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था वह हुआ था आपका टोक्यो, और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी टोक्यो में हुआ था। और टोक्यो किसकी जो राजधानी है, ये बहुत फेमस जगह है टोक्यो जो है, जापान की जो है वो राजधानी है टोक्यो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईपीएल इंडिया या आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के 15वें संस्करण के या में पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी को मिला? तो इसमें मुख्य रूप से बात की जा रही है पर्पल कैप की कि पर्पल कैप का खिताब किस खिलाड़ी को मिला? ऑप्शन ए है कुलदीप यादव, ऑप्शन बी है आपका जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी है आपका युजवेंद्र चहल और ऑप्शन डी है उमरान मलिक। तो इसका जो सही आंसर है कि आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग में जो है वो पर्पल कैप जो मिली थी वह मिली थी मशहूर गेंदबाज युजवेंद्र चहल को, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो ऑप्शन ए है आदित्य ठाकरे, ऑप्शन बी है एकनाथ शिंदे,
फंडनवीज और ऑप्शन डी है नारायण राणे। तो इसका जो सही आंसर है कि हाल ही में जो है वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वह बने हैं आपके ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यानी एकनाथ शिंदे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वह कौन सी है। ऑप्शन ए है आपका 136 और बी है 137, सी है 140 और ऑप्शन डी है इसका 142वीं। तो इसका जो सही आंसर है वह भारत जो है वो इंडेक्स यानी हैप्पीनेस या विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 136 नंबर पर आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं जैसे ऑप्शन ए बी सी डी और इनके साथ जो एरो लगा है ये आपने बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही है। जैसे सिरका जो है वो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इस तरीके से इसका आपने आंसर तय करना है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए यानी सिरका एसिडिक अम्ल, और संतरा जो है उसमें कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, और सी है इमली, इसमें होता है टार्ट्रिक अम्ल, और दूध जो है वो ऑक्सीडिक अम्ल। तो इस प्रश्न में जो सही सम्मिलन नहीं बना रहा है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दूध जो है उसमें ऑक्सीडिक अम्ल नहीं होता है। तो सिरका में एसिडिक अम्ल होता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है और इमली में टैट्रिक अम्ल होता है। और आपको इसमें से कुछ साइंस के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं टैट में, इनकी संख्या आपको 1 या 2 हो सकती है। तो इसमें है इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी दूध औषधिक अम्ल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 144, निम्नलिखित में से किसी एक को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी है न्यूयॉर और ऑप्शन सी है जीनान और ऑप्शन डी है बोरमिन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, यानी जो है जिनान को जो है वो स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 1934 ईस्वी में किस पहाड़ी रियासत में प्रथम पंचायती राज कानून बनाया था, किसने बनाया था, यानी ऑप्शन ए आपको देखने को मिलता है चंबा, ऑप्शन बी है कांगड़ा, ऑप्शन सी है सिरमौर और ऑप्शन डी है मंडी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1934 ईस्वी में पहाड़ी रियासत में प्रथम पंचायती राज कानून सबसे पहले जिला मंडी ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि जाप्रो नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है। ऑप्शन ए है संगला घाटी, ऑप्शन बी है रूपा घाटी, ऑप्शन सी है हंगराग घाटी और ऑप्शन डी है स्पीति घाटी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है यानी जाप्रो नृत्य जो है वह हंगराग घाटी का नृत्य है, यानी हंगराग घाटी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि कांगड़ा चित्तर शैली का मुख्य विषय क्या था। ऑप्शन ए है युद्ध क्षेत्र, ऑप्शन बी है राज दरबार, ऑप्शन सी है प्राकृतिक सौंदर्य, ऑप्शन डी है राधा कृष्ण। तो इसका जो है कि कांगड़ा जो चित्तर शैली का मुख्य विषय जो है वह है ऑप्शन डी, यानी राधा कृष्ण के लिए ये फेमस है कांगड़े की चित्तर कला शैलियाँ। अगला प्रश्न है कि मंडी शिवधाम का निर्माण कौन सी धार में किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए है सिकंदर धार, ऑप्शन बी है वैरकोट धार और कांगड़ी धार और ऑप्शन डी है आपका धौलाधार। तो इसका जो मंडिक शिवधाम का निर्माण जो है वह ऑप्शन सी यानी किस में किया जा रहा है, कांगड़ी धार से किया जा रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर किस जिले से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है टैट के एग्जाम में। तो ऑप्शन ए है आपका मंडी, ऑप्शन बी है सिरमौर, ऑप्शन सी है चंबा और ऑप्शन डी है शिमला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये जो थी रेणुका ठाकुर जी जो महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं वह शिमला जिले से संबंधित है। आपने बहुत ही ध्यान से रखना है, शिमला इसका राइट आंसर होगा। और इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप कि शिमला जो है वो पहाड़ों की रानी के तौर पे भी माना जाता है और पहाड़ों की रानी से ही रेणुका ठाकुर जी निकली है क्रिकेट टीम वाली। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते। नीरज चोपड़ा जो हाल ही में खबरों में रहे किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है बैडमिंटन, बी है भाला फेंक, ऑप्शन सी है शूटिंग, ऑप्शन डी है भारोत्तोलन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है नीरज चोपड़ा जो है वह भारत यानी भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने किस में जीता है, भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो में इन्होंने भारत को पूरे विश्व में नंबर 1 पोजीशन पे लेके आए हैं ये नीरज चोपड़ा जी। अगला प्रश्न है कि
महावीर की मूल शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित है? ऑप्शन ए है अंग, ऑप्शन बी है पूर्वा, ऑप्शन सी है त्रिपिटक और ऑप्शन डी है जातक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, यानी महावीर जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि किस चीज के बारे में बताता है या किस धर्म का ग्रंथ है, तो ये आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और इसकी मूल शिक्षाएं किस ग्रंथ में संग्रहित है? ये है पूर्वा ग्रंथ में इसकी मूल शिक्षाएं संग्रहित है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी है हेग, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है आपका मास्को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग में स्थित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 2022 फ्रेंच ओपन में महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है कोकोग्राफ, ऑप्शन बी है ईगा स्वीटेक और ऑप्शन सी है वीनस विलियम्स और ऑप्शन डी है पोला बोंडासा। तो यानी पोला बोंडासा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो महिला ओपन खिताब 2022 जिसने जीता उस महिला का नाम है ईगा स्वीटेक। अगला प्रश्न है कि यूक्रेन की राजधानी का नाम है, या फिर इस प्रश्न को आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि यूक्रेन की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए है खारकिवी, ऑप्शन बी है कीवी, ऑप्शन सी है ओडेशा और ऑप्शन डी है पुनेटस्क। यानी तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कीवी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। यूक्रेन की राजधानी का नाम कीवी था। अगला प्रश्न है कि प्रदेश की धीमी रियासत का प्रसिद्ध गोलीबारी कांड कब हुआ? तो प्रदेश की धीमी रियासत गोलीबारी कांड को आप किस नाम से भी जानते हैं, इसको आप दूसरे नाम से भी जानते हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका ऑप्शन ए, यानी 1939 को हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध सुलनी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कुल्लू, ऑप्शन बी है रामपुर, ऑप्शन सी है चंबा और ऑप्शन डी है सोलन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में, यानी सोलन में जो है आपका सुलनी देवी का मंदिर स्थित है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और आपको पता है ये खड्ड के किनारे नीचे जैसे बना हुआ है, तो इसको भी आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि आपका जो 1805 ईस्वी में कांगड़ा पर किसने आक्रमण किया? पहला है आपका गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है महाराणा प्रताप और सी है आपका ऑप्शन अमरनाथ सिंह या अमरनाथ सिंह थापा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका कि जो कांगड़ा पर आक्रमण किया था 1805 ईस्वी में सबसे पहले, तो किसने किया था? आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अमर सिंह थापा। थापा आपको शब्द सुनने को मिलता है, ये तिब्बतियों का ये नाम के साथ लगता है थापा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आप सिंपली याद रखना है कि कौन था, तिब्बती था। तिब्बती मतलब अगर थापा होगा तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा अमर सिंह थापा इनका नाम है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है विनोबा भावे, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी है विवेकानंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे ऑप्शन नंबर सी, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? ए एस किरण कुमार, ऑप्शन बी है के शिवन, ऑप्शन सी है एस सोमनाथ और डी है इनमें से कोई भी नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसरो के बारे में कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। हमारे इसरो के अध्यक्ष जो हैं वह हैं इसरो के ऑप्शन नंबर सी, इसका एस सोमनाथ जो है वो इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो विजयनगर जो है उसकी राजधानी क्या है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। ऑप्शन ए है हम्पी, बी है कोची, सी है तालीकोट और डी है पानीपत। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक फीललेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है चेतन भगत, बी है सुनील चंद्र, सी है किरण बेदी और डी है केजरीवाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि फीललेस गवर्नेंस के लेखक जो है वो है आपकी किरण बेदी। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और ये क्या थी? आईपीएस थी, भारत की बहुत फेमस है, पुलिस अधिकारी के रूप में भी फेमस है। आप पूछा जाए कि किरण बेदी किस कार्य क्षेत्र से संबंध रखती है, तो ये पुलिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन ए है फ्लाइंग एंजल, ऑप्शन बी है रनर एंजल, ऑप्शन सी है माई स्ट्रगल और ऑप्शन डी है गोल्डन गर्ल। तो इसका सही उत्तर है, यानी पीटी उषा की जो आत्मकथा का नाम जो है वह है गोल्डन
गर्ल। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है आपका सोमनाथ, ऑप्शन बी है अमृत कौर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वह किया था अमृत कौर ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि अमृत कौर जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। परंतु कहाँ किया ये भी पूछा जा सकता है, तो इसका उत्तर होगा शिमला में उन्होंने किया था। तो आपने प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना है क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, अमृत कौर। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर निम्न में से कौन सा पोर्टफोलियो संभालते हैं? यह कई बार पूछा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी कहाँ से संबंधित है। जैसे आपको पूछ लिया सोलन, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमीरपुर, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रश्न में देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर निम्न में से कौन सा पोर्टफोलियो संभालते हैं। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है सूचना व प्रसारण मंत्री और ऑप्शन सी है नागरिक मंत्री और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं वो सूचना व प्रसारण मंत्री हैं भारत के। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ए है 1989, ऑप्शन बी है 1990 और सी है 1991 और ऑप्शन डी है 1992 को। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो हिमाचल प्रदेश में 1992 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है? ऑप्शन ए है लोमस, बी है व्यास और सी है जमदाग्नि और डी है भृंगु। तो इस प्रश्न का जो सिरमौर में किस साधु की पूजा की जाती है तो वह है जमदीगरी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जमदीगरी साधु की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में हिमाचल के शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह, बी है सुरेश भारद्वाज, सी है गोविंद सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्तमान में जो आपके मंत्री हैं उनका क्या नाम है? गोविंद सिंह नाम है। और ये आपने ध्यान रखना है, ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था तो उस दौरान गोविंद सिंह जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जैसे जैसे कई बार आपको पता है कि इलेक्शन होते हैं, मंत्री चेंज हो जाते हैं, तो आपने हमेशा वर्तमान में ही याद रखना है कि वर्तमान में हिमाचल के शिक्षा मंत्री कौन है? गोविंद सिंह जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए है गांधीनगर, बी है राजकोट, सी है सूरत और डी है अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि भारत का मैनचेस्टर जो है वो शहर है अहमदाबाद, शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस या रक्त दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ अपने इम्पोर्टेंट डेज जो हैं वह उसकी एक आपने नोट्स बना के रख लेने हैं अपनी नोटबुक में, ताकि आपको टैट के पेपर देते समय इसमें से भी 1 या 2 नंबर के आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, ताकि आपके 1 या 2 नंबर भी किसी प्रकार से भी मिस ना हो, क्योंकि 1 या 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस पेपर में। तो आपका ऑप्शन ए है 24 जनवरी, बी है 25 जनवरी, सी है 5 सितंबर और डी है आपका 25 दिसंबर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको उलझाया भी जा सकता है 25 जनवरी, 25 दिसंबर या 25 सितंबर, या इस तरीके से पूछा जा सकता है। आपने याद रखना है कि 25 जनवरी, यानी आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि जिस दिन जो है वो हिमाचल दिवस मनाया जाता है, कि आपको पता है कि 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था? हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो 25 और 26। आपने हमेशा याद रखना है कि गणतंत्र के पिछले दिन जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है बेंगलोर, बी है चेन्नई, सी है कोलकाता और डी है मुंबई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वह आपका मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन ए है घर वापसी, ऑप्शन बी है वंदे मातरम और सी है ऑपरेशन गंगा और डी है ऑपरेशन रक्षक। तो इसके लिए जो भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था उसको नाम दिया था ऑपरेशन गंगा, यानी इसका प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है कि शक संवत का पहला महीना होता है। ऑप्शन ए है बैसाख, ऑप्शन बी है फाल्गुन, ऑप्शन सी है चैत्र और ऑप्शन डी है आपका भाद्रपद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी शक संबंध का जो पहला महीना होता है उस महीने को हम चैत्र माह के रूप में जानते हैं, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश में विलय कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 और ऑप्शन सी है 1 जुलाई 1954 और ऑप्शन डी है 25 जनवरी 1900, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है यानी 1971। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1 जुलाई 1954 को जो है क्या है बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया था। कब किया गया था? 1 जुलाई 1900। इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1954 को जो है वो क्या किया गया था, ये किया गया था आपका बिलासपुर रियासत को हिमाचल में विलय किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ दोस्तों वह हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? झीलों के बारे में भी आपने विशेष ध्यान रखना है। इससे भी एक या कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कई बार नहीं भी पूछा जाता है, परंतु नॉलेज के लिए आपने ये प्रश्न ज़रूर पढ़ने हैं। तो ऑप्शन ए है आपका शिमला, बी है किन्नौर, सी है लाहौल स्पीति और डी है आपका चंबा। तो आपने यह भी याद रखना है कि चंद्रताल झील जो है वो हमेशा ही ये बहुत हाइट पर है, और हाइट पे कौन सा क्षेत्र है आपका? किन्नौर और लाहौल स्पीति, चंबा भी है, परंतु लाहौल स्पीति जो है वो बहुत अधिक ऊंचाई पे है। और इसके बारे में तो आप जानते होंगे, आप आपने बड़ी सारी फोटो देखी होंगी। टूरिज्म के मामले में भी चंद्रताल लेक बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी लाहौल स्पीति में जो है वो चंद्रताल झील पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि अस्त्र मार्क 1 क्या है? लड़ाकू विमान, बी है मिसाइल, सी है सैटेलाइट और डी है सैन्य हेलीकॉप्टर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यानी ये जो क्या है, ये अस्त्र मार्क 1 जो है वो आपकी क्या है, मिसाइल है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये मिसाइल का काम करती है, यानी इसे एक मिसाइल कहा जाता है। ये क्या है, लड़ाकू विमान भी नहीं है और सैन्य हेलीकॉप्टर भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पंजाब केसरी, ऑप्शन बी है फ्लाइंग सिख, रुस्तमे हिंद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता था। और कई बार पूछा जाए कि फ्लाइंग सिख नाम किसने मिल्खा सिंह को दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा कि पाकिस्तान में इन्हों को फ्लाइंग सिख का नाम दिया था, यानी पाकिस्तान ने इनको फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस कपड़े से बनता है, तो ये खाद्य के कपड़े से बनता है। तो ऑप्शन ए है 2.1 या 2:1, बी है 3:2 और सी है 4:3 और डी है 5:4। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारा जो तिरंगा है उसकी जो रेशो रहती है हमेशा ही वो 3:2 में रहती है, चाहे वो बड़ा झंडा हो या छोटा झंडा, इसके लिए अनुपात एक जैसा ही रहता है। कि कांगड़ा जिला कब बना था? ऑप्शन ए है आपका 1 सितंबर 1972 को, बी है 2 सितंबर 1974 को और ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर 1968 को और डी है आपका 2 अक्टूबर 1969 को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि कांगड़ा जिला कब बना था, कांगड़ा जिला बना था आपका 1 सितंबर 1972 को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए है जनरल PS राणा, ऑप्शन बी है जनरल जयदेव किशन, ऑप्शन सी है जनरल सुनील शर्मा और डी है आपका जनरल BN शर्मा। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम सेना प्रमुख बने थे वह बने थे आपके जनरल BN शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का आयात सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है आपका चिनाब, बी है सतलुज, सी है रावी और डी है आपका ब्यास। तो जिस नदी का जो आयात सबसे अधिक है उस नदी का नाम है चिनाब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी चिनाब। अगला प्रश्न है कि हिमाचल पॉलिएंड्री नामक किताब का लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपका GN खोसला, ऑप्शन बी है GC ब्रूस
ऑप्शन सी है GN मजमूदार और ऑप्शन डी है KL वैद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि हिमाचल पॉलिएंड्री नामक पुस्तक DN मजूमदार ने लिखी है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हिमाचल का सबसे लंबा पुल कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका बनेरखड्ड पुल, ऑप्शन बी है यमुना पुल पांवटा साहिब और ऑप्शन सी है वाथू पुल और डी है चीचम पुल। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल यमुना पुल को कहते हैं और ये कहाँ स्थित है, ये पांवटा साहिब में स्थित है। और पांवटा साहिब कहाँ स्थित है, ये सिरमौर में स्थित है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से किस जिले में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शिमला, बी मंडी, सी सिरमौर और डी कांगड़ा। तो हिमाचल में जो अदरक सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है वह सिरमौर जिले में किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन ए है चंबा, बी है लाहौल स्पीति, सी है ऊना और डी है कांगड़ा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो साक्षरता दर यानी पढ़े लिखे लोग सबसे कम है यानी एजुकेशन लो है, वह ऑप्शन नंबर ए जिला कांगड़ा में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है। तो पहला है अनिल खांची, बी है आपका राम शुभंग और सी है विनीत चौधरी और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। परंतु आपके लिए बता दें क्योंकि ये आपके ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो उस समय की बात की जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनता था वह बनता था ऑप्शन नंबर बी यानी राम शुभंग। परंतु 2023 में जो बात की जाए कि कौन है, तो इनका नाम है प्रबोध सक्सेना, इनका नाम है, जो आज के समय में हिमाचल के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अब बात करते हैं कि जो राम शुभंग है तो वह क्या बन गया। तो राम शुभंग जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते हैं। अब वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि राम शुभंग से रिलेटेड, तो उनके बारे में अपने बताना है कि वह हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है। तो ऑप्शन ए है आपका बंडारू दत्तात्रेय और बी है आपका राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सी है काल राज मिश्रा और डी है आचार्य देवव्रत। तो इस प्रश्न का जो उसमें यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात हो रही है, तो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर थे उनका नाम है आपका राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इस प्रश्न का ये राइट आंसर है। परंतु आज के समय में जो हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख गवर्नर हैं उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला, जो हैं वो क्या है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है, यानी इनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला, जो हैं वो क्या है इसमें हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल कौन सा है। ऑप्शन ए है प्रिंस का पिटारा, ऑप्शन बी है आपका चंद्र नंदू और ऑप्शन सी है दो साधु और डी है आपका गुदगुदी हिमाचल दी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि हिमाचल प्रदेश का जो प्रथम कॉमेडी सीरियल है उसका नाम है प्रिंस का पिटारा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है TS नेगी, ऑप्शन सी है किशोरी लाल वैद और बी है आपका US परमार और डी है KR भारती। तो जो पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक हैं वह है आपके किशोरी लाल वैद, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है RK कौशल, बी है शराब नेगी और सी है JC फ्रैंक और डी है डॉक्टर YS परमार। तो जो हिमाचल प्रदेश के आर्किटेक्ट के नाम से जाने जाते हैं उनका नाम है आपका डॉक्टर YS परमार, को हिमाचल प्रदेश का आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि जैन धर्म के प्रमुख तीर्थाकार कौन थे। तो ऑप्शन ए है आपका अरिष्ट नेमी, बी है पार्श्वनाथ और सी है अजीतनाथ और डी है आपका ऋषभनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थाकार थे उनका नाम था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ऋषभनाथ, जो थे वो जैन धर्म के सबसे प्रमुख तीर्थाकार के रूप में जाने जाते थे। अगला प्रश्न है कि धारा 370 को कब समाप्त किया गया। तो धारा 370 के बारे में बात की जा रही है। तो
आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए यानी 5-6 अगस्त 2019, 5-6 अगस्त 2018 को समाप्त किया गया था क्या कि 5-6 अगस्त 2017 और 5-6 अगस्त 2016। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि धारा 370 को भारत में कब बंद किया गया था या कब इसका समापन हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 5-6 अगस्त 2019 को धारा 370 को बंद कर दिया गया था भारत में। और ये कहाँ पर थी, तो ये धारा जम्मू कश्मीर में लागू थी। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं कि नव निर्माण आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। तो बात की जाए तो इसके ऑप्शन है आपके ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी बिहार, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो नव निर्माण आंदोलन जो था वह ऑप्शन ए यानी गुजरात में शुरू हुआ था। और गुजरात के बारे में बात की जाए तो हमारे पीएम मोदी भी गुजरात से ही संबंधित हैं। अगली बात की जाए तो आया राम और गया राम की राजनीति शुरू हुई थी, कहाँ शुरू हुई थी सबसे पहले इसके बारे में बात की जा रही है कि आया राम और गया राम के बारे में। ऑप्शन ए आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है पंजाब में, ऑप्शन सी है हरियाणा में और डी है उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी आया राम और गया राम की राजनीति जो शुरू हुई थी वह हुई थी हरियाणा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये आपको मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ये वर्तमान की बात हो रही है, ये इलेक्शन के दौरान चेंज होते रहते हैं, परंतु परीक्षा में जो आपके ऑप्शन होंगे आपको उन्हीं में से ही टिक करना पड़ेगा। तो वर्तमान में जो भारत के शिक्षा मंत्री के बारे में बात की जा रही है, तो वर्तमान में जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम है ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया। 6 दिसंबर 1991, 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1993 और 6 दिसंबर 1994। तो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था वह गिराया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 1992 को, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौन से देश तीसरे विश्व युद्ध के नाम से जाने जाते हैं या किन देशों को तीसरे विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है पूंजीवादी देश, ऑप्शन बी है साम्यवादी देश, सी है विकासशील देश और डी है तेल उत्पादक देश। तो इस प्रश्न में जो तीसरे विश्व के नाम से जाना जाता है यानी ये इस देश का नाम है विकासशील देश, जो अभी अपने क्या करें ग्रोथ करें। कौन से देश तीसरे विश्व के नाम से जाने जाते हैं, तो विकासशील देशों को तीसरे विश्व के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी संस्था भारत में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म संचालित करती है। ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है नागरिक उद्यान महानिदेशालय और सी है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डी है वित्त मंत्रालय। तो इसके लिए जो है कि इस प्रश्न का राइट आंसर है कि डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म संचालित करने वाली जो संस्था है उसका नाम है आपका ऑप्शन बी यानी नागरिक उद्यान महानिदेशालय। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है आचार्य नरेंद्र देव, बी है ए के गोपालन और डी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डी है राम मनोहर लोहिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे उनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि काले कर आयोग स्थापित किया गया था। तो काले कर आयोग कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है जनवरी 1953, जनवरी 1955 और जनवरी 1957 में और जनवरी 1959 में। तो काले कर आयोग की स्थापना जो की गई थी वह 1953 में की गई थी यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था। इस प्रश्न के बारे में तो आप सभी मैक्सिमम जानते ही होंगे, वेब सीरीज़ और इंटरनेट के माध्यम से ये प्रश्न आपको बहुत बार सुनने को मिलता है। ऑप्शन ए है 1980s, फिर 85, 84 और 90। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये कब था कि जब यह कब हुआ था, ये 84 में हुआ था और इसमें ही सिख विरोधी दंगे भी हुए थे और इसी समय इंदिरा गांधी जी की मौत भी हुई थी, क्योंकि उसी समय क्या था कि भारत में, और ये कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार। जलियांवाला बाग के हत्याकांड के साथ ही आपका क्या है गोल्डन टेम्पल है। तो इसको भी आपने
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 84 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बोडो समस्या किस राज्य से संबंधित है? बोडो, आपने टैगो चार्ली मूवी तो देखी होगी, उसमें भी आपने बोडो शब्द सुना है, तो आपको कुछ हिंट मिल गया होगा इस प्रश्न के बारे में। तो ऑप्शन ए है मिजोरम, बी है आपका पंजाब, सी है असम और डी है बिहार। तो ये समस्या जो है वो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, असम में ये समस्या आपको देखने मिलती है। बोडो समस्या किस राज्य से संबंधित है? ये असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि आशियाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आशियाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 62, 80, 77 और 67 के बारे में बात की जा रही है। आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि आशियाना की स्थापना जो थी वह 67 में की गई थी, यानी 1967। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? ऑप्शन ए है मिताली राज, बी है पूनम और सी है शेफाली और डी है स्मृति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली क्रिकेटर महिला जो है उनका नाम है मिताली राज, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कानू सान्याल किस आंदोलन से संबंधित है? कानू सान्याल किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए नक्सलवाद, बी तेलंगाना और सी विभाग और डी जो है आपका आंध्र प्रदेश। तो जो कानू सान्याल जो संबंधित हैं वह आपके नक्सलवाद से संबंधित हैं, इस आंदोलन से, नक्सलवाद आंदोलन से। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? परंतु परीक्षा के दौरान जो भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे उन पे ही आपको टिक करना होगा। तो ऑप्शन ए है भूपेंद्र भाई पटेल, बी है आपका आनंदी बेन पटेल, सी है सी है आपका विजय रूपाणी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वे हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1993, बी है 1994, सी है 1990 और डी है 1996। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि भारत में जो मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी तो ये की गई थी आपकी 1993 को। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि नानावती आयोग संबंधित है कि नानावती आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सिख विरोधी दंगों से, बी है प्रजातंत्र बहाली से और सी है आपातकाल से और डी है अन्य पिछड़ा वर्ग से। तो नानावती आयोग जो संबंधित है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सिख विरोधी दंगों से। तो फादर ऑफ मैन ये पंक्तियां किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड टेनिसन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट फास्ट और बी है जॉन कीट्स और डी है विलियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये पंक्तियां किसने लिखी थी? द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये लिखी थी विलियम ने लिखी थी ये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी विलियम। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्रांतिकारी की मृत्यु अनिश्चितकाल भूख हड़ताल से हुई? ऑप्शन ए है जतिन दास, सी है सुखदेव, बी है खुदीराम बोस और डी है राम प्रसाद बिस्मिल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन में किस क्रांतिकारी की मृत्यु अनिश्चित भूख हड़ताल के कारण हुई थी उसका नाम है जितिन दास जी की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? ऑप्शन ए है दूसरे, बी है तीसरे, सी है चौथे और डी है आपका पांचवें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी ये गुरु अर्जुन देव जो थे वह सिखों में पांचवें गुरुओं के रूप में या पांचवें गुरु माने गए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शरीर के लिए विटामिन डी उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए जिगर, बी त्वचा, सी फेफड़े और डी पेट। तो जो विटामिन डी उत्पन्न करता है वह हमारी त्वचा उत्पन्न करती है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलता है कि कौन है त्वचा जो है वह हमारे शरीर के लिए विटामिन डी का उत्पन्न करने का काम करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, बी है एक्सकॉर्बिक अम्ल और सी है थाइमिन और डी है टैट्रिक अम्ल। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वह
कॉर्बिक अम्ल यानी इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वह है एस कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के कितने तीर्थकार थे, यानी यह तीर्थकार थे? तो ऑप्शन ए है 12, बी 15, सी आपका 24 और डी है 26। तो जैन धर्म के जो तीर्थकार थे वह थे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी इनके धर्म में 24 जो है तीर्थकार हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिल एलिटली संबंधित है कि सिक्कों का संग्रह, दुर्लभ चित्रों का संग्रह, ऑप्शन सी टिकटों का संग्रह और डी पत्थरों का संग्रह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि फिलैटेली जो संबंध है वह ऑप्शन सी यानी टिकटों के संग्रह से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश मैग्सेसे अवार्ड प्रदान करता है? ऑप्शन ए है फिलीपीन, सी और अगला है ब्रिटेन, सी आपका न्यूजीलैंड और डी है अमेरिका। तो जो हमारे लिए मैग्सेसे अवार्ड प्रदान करवाता है उस देश का नाम है ऑप्शन ए यानी फिलीपीन, सी जो है वह हमारे लिए क्या करता है, मैग्सेसे अवार्ड प्रदान कराता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोहिनी अट्टम प्रसिद्ध नृत्य है, तमिलनाडु, बी केरला, सी उड़ीसा और डी आंध्र प्रदेश। तो मोहिनी जो नृत्य है वह किसका है? ऑप्शन नंबर बी ये केरल का सबसे फेमस नृत्य है। ना कि भारत में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी इसके बारे में पूछा जा रहा है। 1958, 1955, 1964 और 1961। तो अर्जुन जो अवार्ड या पुरस्कार की स्थापना हुई थी वह हुई थी आपके ऑप्शन नंबर डी यानी 1961 में हुई थी। और 1961 में ही एक और घटना भी हुई थी, गोवा से पुर्तगालियों ने क्या किया था, गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद कब हुआ था? ये भी 1961 में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लद्दाख में प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी है आर के माथुर, ऑप्शन सी है सत्यपाल मालिक, ऑप्शन डी है पी एस पिलाई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी यानी जो हाल ही में लद्दाख में प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है आर के माथुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है उसके बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने ये पुरस्कार कब जीता। ऑप्शन ए है 1909 में और 1911 में, 1930 में और 1917 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उन्होंने 1913 में, यानी कि संस्कृत भाषा इस नाम से भी जानी जाती है, या किस नाम से जानी जाती है? अमृतवाणी। प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है तो मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। ए है अमृतवाणी, बी है सशस्त्र वाणी और सी है पृथु वाणी और डी है देववाणी। तो संस्कृत की जो भाषा है वो इस नाम से भी जानी जाती है, उसका नाम है डी, यानी इसे देववाणी भी कहते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि पुराने समय में संस्कृत का ही चलन था तो इसे देवों की वाणी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वाकड़ा बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए है रावी, बी सतलुज, सी ब्यास और डी यमुना। तो भाखड़ा बांध जो है वह ऑप्शन बी यानी सतलुज नदी पर बना है। किस नदी पे बना है? सतलुज नदी पे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि केंद्रीय सरकार द्वारा दो भूतपूर्व मंत्रालय जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर एक नया मंत्रालय बनाया गया, उसका नाम बताइए। ऑप्शन ए जल जीवन मंत्रालय, बी जलाधार मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय और ऑप्शन डी है स्वच्छ जल मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी इन सबको मिलाकर, यानी भूतपूर्व मंत्रालय और जल संसाधन और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर एक मंत्रालय बना है, उसका नाम है जल शक्ति मंत्रालय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2022 की कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है पेरू, बी है इस्तांबुल, सी है रवांडा और बी है बिर्मिंगम बिर्मिंगम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है। 2022 की कॉमनवेल्थ गेमों की खेलों का आयोजन बर्मिंगम में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौन सा दर्रा वैली ऑफ सैडोस के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कुंजम दर्रा, बी है टूपिन दर्रा और सी है रोहतांग दर्रा और सी है पिन पार्वती दर्रा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो दर्रे का नाम है जो वैली ऑफ सैडोस के नाम से जाना जाता है उसे पिन पार्वती दर्रा भी कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीनी यात्री हैयून ने चंद्रताल झील को क्या कह के पुकारा है? ऑप्शन ए लोहतिया सरोवर, बी
शीत सरोवर, सी आपका कर्मख्य सरोवर और डी हुयान। ये हुयान जो है ये आपका चाइनीज शब्द है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी उन्होंने जो चंद्रताल लेक को लोहतिया सरोवर के नाम से भी पुकारा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कालका शिमला रेल मार्ग यात्रा में निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग सबसे लंबी है? ऑप्शन ए है बारा रोग, बी है कोटी, सी है तारा देवी और डी है सलोगरा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कालका शिमला रेल मार्ग में जो सबसे लंबी सुरंग है उस सुरंग का नाम है बारूक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेडीज ऑफ कैलांग क्या है? ऑप्शन ए ये बकरी की एक प्रसिद्ध जाति, बी लाहौल की एक खास फसल, सी समाज सेविका और डी एक प्रसिद्ध ग्लेशियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लेडीज ऑफ कैलांग या लेडी ऑफ कैलांग जो है वह एक प्रसिद्ध क्या है? ग्लेशियर का नाम है, एक प्रसिद्ध ग्लेशियर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न यानी किस देश को हजार झीलों की भूमिका कहा जाता है? ऑप्शन ए है अगोला, बी है फिनलैंड, सी डेनमार्क और डी है आपका क्रोशिया। तो यानी कोर्शिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि जो जिसमें हजार झीलों का देश कहा जाता है वह किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, यानी फिनलैंड को हजार झीलों का देश भी कहा जाता है या भूमि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश में संघ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है? कि किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ये जमीनी तौर पे बात की जा रही है। इसमें आपको ब्रैकेट में लिखा होगा कि जमीनी या जल। तो इस तरीके से ऑप्शन ए है नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन और डी बांग्लादेश। तो भारत जो अपनी सबसे लंबी सीमा जिससे साझा करता है उस देश का नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी बांग्लादेश के साथ जो है वो किस देश के संघ। तो इसका आंसर है बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए रूस, बी भारत, सी चीन और डी फ्रांस। तो भारत जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है उसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपको देखने को मिलेगा। भारत जो है प्रश्न का राइट आंसर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सातवाहन, बी चोल, सी चलकाय और डी मौर्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो कि नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, यानी चोल जो है इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध वंश का नाम चोल वंश था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी इन दो ग्रहों के मध्य स्थित है? मंगल व बृहस्पति, बुध व शुक्र, शुक्र व मंगल या बृहस्पति व शनि। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 10 घंटे, बी 12 घंटे, सी 14 घंटे और डी 16 घंटे। तो भूमध्य रेखा पर जो है एक दिन की जो अवधि होती है वह होती है आपकी 12 घंटे की, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गायत्री मंत्र में किस देवता या देवी की उपासना की जाती है? ऑप्शन ए सूर्य, बी इंद्र, सी दुर्गा और डी सरस्वती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गायत्री मंत्र में जिस देवता की उपासना की जाती है वह सूर्यदेव। अगला प्रश्न है कि किस देश की 3 राजधानियां हैं? ऑप्शन ए चिली, बी कनाडा, सी मलेशिया और डी दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। अगला प्रश्न है कीर्ति स्तंभ स्थापित है? ऑप्शन ए जयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी न्यू दिल्ली और डी अजमेर। तो ये कहाँ पे स्थित है आपका कीर्ति? तो कीर्ति स्तंभ जो है वह आपका ऑप्शन बी, यानी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन और डी मार्स गैस का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो मौलिक अधिकारों को जिस देश से लिया गया है उस देश का नाम है अमेरिका, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 बहनें नाम से
कौन प्रसिद्ध है? पूर्वोत्तर के राज्य, उत्तर भारत की नदियाँ, मध्य हिमालय की चोटियाँ और उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्वोत्तर के राज्यों को हम 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं, जिसमें असम, मेघालय इत्यादि राज्य। अगला प्रश्न है कि पठार से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है आपका पहाड़ों से आवृत जमीन, ऑप्शन बी है बर्फ आच्छादित जमीन, और सी है ऊंचे धरातल वाली जमीन का चौड़ा विस्तार, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो पठार हम उसे कहते हैं जो ऊंचे धरातल वाली जमीन का चौड़ा विस्तार होता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचवेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? भरत मुनिकृत्य, नाट्यशास्त्र, बी है महाभारत, सी है योग वशिष्ठ, और डी है ब्रह्मसूत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि पंचवेद जिस ग्रंथ को कहा जाता है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी महाभारत को हम पंचग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि किस महाद्वीप से 3 काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या एशिया। तो जिसमें इन तीनों रेखाओं का जिक्र होता है, पहली आपकी कर्क रेखा, दूसरी मकर रेखा और तीसरी विषुवत रेखा। तो ये आपकी किस देश में है, यानी किस महाद्वीप का है? ये है आपकी अफ्रीका महाद्वीप, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब शुरू किया गया था? इस प्रश्न के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर चेक करें। तो ऑप्शन ए है 8 नवंबर 2016, बी है आपका 15 अगस्त 2017, सी है 1 जुलाई 2017 और डी है 26 जनवरी 2017। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो है वो कब लागू हुआ है? वह आपका 2016 में लागू हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? बाघ, चीता, हाथी, शेर। तो मेक इन इंडिया का जो लोगो है उसमें आपको जो लोगो में दिखाई देगा वह शेर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? 12, बी 13, सी 14 और डी 15। तो भारत की जो करेंसी है उन नोटों पे 15 भाषाएं के रूप में आपको देखने को मिलेंगी कि कितनी भाषाओं में मुद्रा लिखी होती है। 15 भाषाओं के रूप में मुद्रा लिखी हुई होती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है आपका आभार, बी आपका बदलाव, सी सुकन्या और डी लक्ष्मी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर अब जो रखा गया है वह बदलाव रखा गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आशा की धातु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, बी है आपका प्लूटोनियम और सी है थ्रोनियम और डी है लेड यानी शीशा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रुपए चिन्ह की रचना किसने की? ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, बी है उदय कुमार, सी है जेम्स विलियम और डी है आर जगमोहन दास। तो जो रुपए चिन्ह की जो रचना की थी वह की थी आपके उदय कुमार। तो उदय कुमार जी ने क्या की थी? रुपए चिन्हों की रचना की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है संविधान संशोधन से, बी है उच्चतम न्यायालय से, सी है केंद्र राज्य संबंध से और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक संशोधनों से। अनुच्छेद 368 का संबंध जो है वो संवैधानिक संशोधन से है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष किया गया या शुरू किया गया? तो आपके ऑप्शन है 1901, बी 1954, सी 1957 और डी 1929 में। तो जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सबसे पहले हुई थी वह 1901 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि नागालैंड के लोक नृत्य का नाम क्या है? ऑप्शन ए है मांडी, बी है युद्ध नृत्य, सी है चोंग और डी है कली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि नागालैंड के लोक नृत्य का नाम है युद्ध नृत्य। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी कौन है? ऑप्शन ए है कोल, बी आर्य, सी गद्दी और डी इनमें से कोई नहीं। तो
हिमाचल प्रदेश के जो सबसे पुराने निवासी हैं वह है कोल। अगला प्रश्न है कि कनेक्टिंग इंडिया निम्नलिखित में से किसकी टैगलाइन है? एयर इंडिया, भारतीय रेल, भारतीय स्टेट बैंक, BSNL। तो एयर इंडिया जो कनेक्टिंग इंडिया जो है वह टैगलाइन है आपकी ऑप्शन नंबर डी यानी BSNL के द्वारा ये टैगलाइन है। इनका क्या है, ये टैगलाइन भी बोल सकते हैं, शीर्ष भी बोल सकते हैं इसको, कि जो इनका मुख्य एम है, जो उनकी कि किसके लिए जानी जाती है, तो इन्होंने इसे कनेक्टिंग इंडिया के नाम से प्रमुख किया है। BSNL को इन्होंने टैगलाइन दी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें आपको जो प्रश्न सामने दिखाई दे रहा है उसमें शब्द संक्षिप्त IRD में डी किसे रिप्रेजेंट करता है? ए है डिपार्टमेंट, सी है आपका डेवलपमेंट और बी है आपका डिपॉजिटरी, जो आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं उसे डिपॉजिटरी कहते हैं, और ये आपका करता है रिप्रेजेंट डेवलपमेंट को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश व कुछ अन्य राज्यों में प्रचलित बेगार प्रथा से क्या तात्पर्य है? ए बेरोजगारी, बी मजदूरी दिए बिना जबरन कार्य करवाना, और सी बंधुआ मजदूर, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो संबंध है या तात्पर्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी दिए बिना जबरन मजदूरों से क्या करना है, काम करवाना। इस प्रश्न का सही आंसर है। सन 2019 में भारत का सर्वोच्च शीतकाल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया था? ए आपका ज्योति प्रकाश निराला, बी आपका नजीर अहमद वानी, और सी अंगपन दादा, और डी आपका मोहन नाथ गोस्वामी। तो ये जो है 2019 में जो सर्वोच्च शीत काल वीरता पुरस्कार जो है यानी अशोक चक्र वह किसे दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, नजीर अहमद वानी को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि नाहन शहर की स्थापना किसने की थी? ए आपका सुमेर प्रकाश, बी सुख प्रकाश, सी बुद्धि प्रकाश, और डी आपका कर्म प्रकाश, सी आपका बुद्धि प्रकाश और डी आपका कर्म प्रकाश। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी वह की थी आपके कर्म प्रकाश जी ने, यानी डी इस प्रश्न का सही आंसर है। मकोड़ी जोत किस जिले में स्थित है? कांगड़ा, कुल्लू, चंबा या किन्नौर? तो मकोड़ी जोत जो है वह आपके जिला कांगड़ा में स्थित है। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हटकोटी, निचार और आपका जो शिमला सराहन सुना है आपका, सराहन के बीच क्या समानता पाई जाती है? ए फलों के बगीचे, चरगाह, देवी की पूजा का स्थान या शिव पूजा का स्थान? तो जो हटकोटी जो और हटकोटी, निचार और सराहन के बीच जो समानता पाई जाती है वह एक है देवी की पूजा का स्थान। इन तीनों का एक ही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि टाकरी क्या है? बुनाई का तरीका, विवाह रीति, एक सिक्का, एक प्रकार की लिपि। टंकरी जो है वह क्या है? एक प्रकार की क्या है आपकी लिपि है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? कुल्लू घाटी, बी है बलह घाटी, और सी है रावी घाटी, डी है कांगड़ी या कांगड़ा घाटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बलह घाटी को सबसे उपजाऊ घाटी के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में लोक मित्र केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा काम करते हैं? ऑप्शन ए है बिजली के लिए बिल जमा करना, पानी के लिए बिल जमा करना, जमाबंदी की प्रतिलिपि निकालना, और डी है उपरोक्त सभी। तो जो हिमाचल प्रदेश में जो आपको लोक मित्र केंद्र दिखाई देते हैं उनका प्रमुख रूप से ये सभी कार्य हैं। वह बिजली के बिल भी जमा करते हैं, पानी के बिल भी जमा कर लेते हैं, जमाबंदी की प्रतिलिपियाँ भी निकालने का कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन द्वारा ग्रीन कार्ड धारकों को HRTC बसों में कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? आपका ऑप्शन ए है 25, बी है आपका 30, सी 40, और डी है आपका 50%। तो जो HRTC में बसों के लिए ग्रीन कार्ड के धारकों को सुविधा दी जाती है वह 25% दी जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है कि कल्याण, सोना, सोनालिका और RR21 किस फसल की किस्में हैं? तो कल्याण, सोना, सोनालिका और
RR21 जो है वो गेहूं की एक फसल है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके जेबीटी टेट में हेल्प मिले। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है। और इस वीडियो की सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी, तो आपने आगे भी वीडियो को ज़रूर देखना है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जेबीटी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की सीरीज़ के पार्ट 7 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का जो प्रश्न है वो है कि अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी केरला और डी कर्नाटका। तो जो पहली बार जो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी वह हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से आपकी जो व्यवस्था शुरू हुई थी पंचायती राज की। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वह है आपका शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हरिपुर किस देशी रियासत की राजधानी थी? ऑप्शन ए गुलेर, सी डाडा साहिब, सी आपका अम्ब और डी आपका नदौन। तो हरिपुर जो थी वह आपकी गुलेर की राजधानी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामचरित मानस में रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या शेर खान सूरी के? तो रामचरित मानस में रचयिता तुलसीदास जो थे वह अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की परपट्टी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? ए एल्यूमिनियम, बी निकल, सी लोहा और डी सिलिकॉन। तो पृथ्वी की परपट्टी पर जो सबसे प्रचुर मात्रा में धातु है उस धातु का नाम है एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आरबीआई, बी एसबीआई, सी यूबीआई और डी है पीएनबी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आपके एसबीआई बैंक को जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड जीता, या भारत ने पहला अपना ओलंपिक में हॉकी गोल्ड मेडल कब जीता? ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है 1928, 1932, 1936 और 1948। तो जो भारत ने पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था वह जीता था 1928 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और कब दिया गया? 2019 की बात हो रही है कि 2019 में खेल रत्न पुरस्कार जो था राजीव गांधी वो किसे दिया गया था? ऑप्शन ए है विराट कोहली, बी है बजरंग पुनिया और सी है आपका हिमा दास और डी है मैरी कॉम। तो 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वह ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बजरंग पुनिया को दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शामिल नहीं होगा? ऑप्शन ए शूटिंग, बी बैडमिंटन, सी टेनिस और डी फुटबॉल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि कॉमनवेल्थ खेलों में 2022 में जो गेम शामिल नहीं होगा या नहीं हुआ था तो वह था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी शूटिंग को कॉमनवेल्थ 2022 की गेमों में शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार किस जिले से संबंधित है? कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर या मंडी? तो परमवीर जो चक्कर विजेता संजय कुमार जी थे वह हमारे ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा, बिलासपुर से संबंधित है। परमवीर चक्र संजय कुमार जी बिलासपुर से संबंधित, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए है युद्ध, बी है राज दरबार, सी है श्री कृष्ण एवं राधा और डी है आपका प्राकृतिक सौंदर्य। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय जो है वो श्री कृष्ण एवं राधा जी के बारे में बताना है, ये उनका मुख्य क्या है विषय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भाई दो ना पाई निम्न में से किस आंदोलन का विस्तार था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन और डी खादी आंदोलन। तो भाई दो ना पाई ये आंदोलन जो था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दो भाई ना पाई आंदोलन का विस्तार के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसने कहा था किताब किसने लिखी? उसने कहा था यह किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है यशपाल, बी है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सी है सूर्यकांत निराला और डी है आपका APD पांडे। तो इस उसने कहा था ये पुस्तक लिखी थी आपके ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस पुस्तक को लिखा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में दी लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? काजा, मंडी, धर्मशाला, केलांग। तो इसका राइट आंसर है कि जो
हमारे भारत में दी लिटिल लहासा के रूप में जाना जाता है, वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला को लिटिल लहासा के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1770 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1850 ईस्वी में, और सी है आपका 1790 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1820 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1850 ईस्वी में जो था वो क्या किया गया था, हमारी कांगड़ा घाटी में, जो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी है, उसमें चाय का प्रारंभ या उत्पादन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन सी नहीं पाई जाती है दूध में, बी टमाटर में, सी अमरूद में, और डी है संतरा में। तो विटामिन सी जो है वह आपकी दूध में नहीं पाई जाती, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। आपको पता है कि विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाई जाती है, जैसे टमाटर खट्टे होते हैं, संतरा अमरूद भी खट्टे होते हैं, कई कई अमरूद आपने देखा होगा। तो विटामिन सी जो है वह नहीं पाई जाती, दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है, आपने हमेशा याद रखना है, विटामिन सी हमेशा ही खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। पट्टन घाटी कहाँ स्थित है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर या कुल्लू? तो जो आपकी पट्टन घाटी है वह आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है, यानी राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये पट्टन घाटी लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला प्रश्न है कि यदि एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व और डी पश्चिम। तो यदि एक आदमी पूर्व की ओर खड़ा है तो उसके दाएं हाथ की तरफ जो है वो उसकी जो दिशा होगी वह होगी उसकी ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है, दक्षिण दिशा उसके दाएं हाथ की ओर होगी। अगला प्रश्न है कि भारत का भविष्य नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? ए आपका अमृत सेन, बी है आपका विमल जालान, और सी है अभिषेक नायर, और डी है आपका चेतन भगत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, भारत का भविष्य नामक पुस्तक आपके विमल जालाना ने लिखी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन एक्ट पास किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1956 में जो था वो राज्य पुनर्गठन एक्ट पास किया गया था। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक रूप से हिमालय पर्वत के किस भाग में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन बी है पश्चिमी भाग में, और ऑप्शन डी है आपका उत्तरी भाग में, और ऑप्शन डी है आपका दक्षिणी भाग में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा पूर्व दिशा में किसके साथ लगती है? ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है जम्मू कश्मीर, सी है तिब्बत, और डी है पंजाब। तो इस प्रश्न में जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि पूर्व दिशा में जो है हिमाचल की सीमा किसके साथ लगती है? ऑप्शन सी, यानी तिब्बत के साथ। हिमाचल प्रदेश की सीमा पश्चिम दिशा में किसके साथ लगती है? ऑप्शन ए है आपके हरियाणा, बी है पंजाब, सी है आपका उत्तराखंड, और डी है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब, क्योंकि जो पंजाब जो है वो हिमाचल के साथ ही लगता हुआ एक जिला है, तो प्रदेश है। परंतु क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर दिशा में किसके साथ लगती है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा, और डी है पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका कि हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है उत्तर में वह जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे नॉर्थ में हिमाचल के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा दक्षिण दिशा में किसके साथ लगती है? ऑप्शन ए है हरियाणा व उत्तराखंड, बी है पंजाब, सी है जम्मू एंड कश्मीर, और डी है आपका राजस्थान। राजस्थान तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान जो है वो हिमाचल के साथ जुड़ा ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्थ में है, यानी उत्तर दिशा में है, और पंजाब जो है वो पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन एक ही बचता है आपके सामने जो इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है, हरियाणा व उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, बात करें अब हम कि इस प्रश्न के बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता दूं कि आपने इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करना है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा दक्षिण, पूर्व या उत्तर दिशा में अगर आपसे पूछी जाए तो आपने किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो आपने इस प्रकार से एक प्लस का चिन्ह बना लेना है, और जो ऊपर वाली साइड है यानी जो नॉर्थ वाली साइड है वो हो गया आपकी जम्मू कश्मीर, और नीचे क्या है आपका हो गया पंजाब, पंजाब के साथ भी हिमाचल का बॉर्डर लगा, और ये साइड वाली जो दक्षिण दिशा है इसमें जो है वो हिमाचल की सीमा किसके साथ लगती है? हरियाणा व उत्तराखंड के साथ हिमाचल का बॉर्डर जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसमें है आपके ऑप्शन नंबर ए है हमीरपुर, बी है सोलन, सी है कांगड़ा, और डी है लाहौल एंड स्पीति। तो बात की जाए इसमें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। लाहौल एंड स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और ज़्यादा पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वह है आपका जिला कांगड़ा।
क्योंकि कांगड़ा जिले में पॉपुलेशन 15 लाख से अधिक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चंबा, आपका ऑप्शन बी है सोलन, ऑप्शन सी है किन्नौर और ऑप्शन डी है आपका कुल्लू। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जहाँ पे सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं वह है आपका जिला चंबा। चंबा जिले में लोग बहुत कम पढ़े लिखे। और पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश में, तो उसका जो राइट आंसर है वह है आपका हमीरपुर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी। ऑप्शन ए है 50 लाख, ऑप्शन बी है 60 लाख और ऑप्शन सी है 70 लाख और ऑप्शन डी है आपका 40 लाख। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका जो हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या थी वह थी आपकी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी कितनी थी 40 लाख के करीब थी। और यदि पूछा जाए कि 2011 में कितनी है तो वो 68 लाख थी। और पूछा जाए कि महिला और पुरुषों की जनसंख्या के बीच में कितना फ़र्क है, तो 51% जो है वो हिमाचल प्रदेश में मेल मेंबर है और 49% जो है वो फीमेल मेंबर आपको देखने को मिलती हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस नेता को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए है दुर्गा चंद्र, ऑप्शन बी है प्रोफेसर पद्मदेव और ऑप्शन सी है शिव लाल रमलोल और ऑप्शन डी है बाबा कांसीराम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस नेता को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था, वह है ऑप्शन डी, यानी बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि शिमला की यात्रा करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है लॉर्ड एम हस्टन, यानी 1827 ईस्वी में इनकी ये शिमला आए थे कि नहीं, इसके बारे में बात की जा रही है। और ऑप्शन बी है लॉर्ड सैमुअल और सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड कार्निवस। तो इसका सही आंसर है आपका लॉर्ड एम हस्टन जो थे वो शिमला की यात्रा करने वाले पहले गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने प्रथम बार शिमला की यात्रा कब की थी। ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन डी है 1930 और ऑप्शन डी है आपका 1922। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1921 में जो क्या था महात्मा गांधी जी ने पहली बार जो था वो शिमला की यात्रा की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1921 में जो थे वो महात्मा गांधी जी कहाँ आए थे, शिमला आए थे। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं सोलन, सिरमौर, शिमला और चंबा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वह है चंबा में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य स्तरीय मेला नहीं है। ऑप्शन ए है नूरपुर का नागनी मेला, बी है मंडी की शिवरात्रि, सी है कुल्लू का दशहरा और डी है बिलासपुर का नलपाड़ी मेला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो नलवाड़ी मेला है वह क्या है, किसी भी तरह से फेमस मेला नहीं है। और बाकी जितने भी आपको मेले दिखाई दे रहे हैं जैसे मंडी की शिवरात्रि है ये बहुत फेमस है, कुल्लू का दशहरा और बिलासपुर का नलवाड़ी ये फेमस है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, यानी नूरपुर का जो नागनी मेला है वो जो है वो किसी भी तरह से राज्य स्तरीय मेला नहीं है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी नदी है जो हिमाचल में प्रवेश करने से पहले तिब्बत से निकलती है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ब्यास, चिनाब, सतलुज और डी है आपका यमुना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि जो नदी तिब्बत से निकलती है हिमाचल में प्रवेश करने से पहले वह सतलुज नदी, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जल घनत्व वाली नदी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जल घनत्व वाली नदी का नाम है, आपके ऑप्शन है सतलुज, रावी, यमुना और चिनाब। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चिनाब नदी जो है वो जल घनत्व के मामले में हिमाचल में सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चिनाब नदी, इसमें सबसे ज़्यादा जल की मात्रा है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई या पंचायती राज कब शुरू हुआ। 1954, 1955, 1971 और 1964 में, तो यानी 1963 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1963 में जो था वो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि 84 मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मनाली में, ऑप्शन बी है मंडी में, ऑप्शन सी है भरमौर में और ऑप्शन डी है रामपुर में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह आपका भरमौर में, और ये कहाँ है आपका चंबा में। और ये 84 मंदिरों में सबसे अधिक मंदिर आपको किसके देखने को मिलेंगे, शिव के सबसे अधिक मंदिर देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंबा में शिव के बहुत से प्रसिद्ध स्थल हैं। तो 84 मंदिरों का समूह अगर आपने याद रखना है तो ये कहाँ है, भरमौर में है और कहाँ है, चंबा में। और 84 मंदिरों में किसके सबसे ज़्यादा मंदिर है, ये शिव भगवान के मंदिर है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में हिमाचल प्रदेश किस राज्य से बड़ा है।
या किस प्रदेश से बड़ा है? तो पहला है गुजरात, बी है कर्नाटक, सी है पंजाब और डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब जो है वो छोटा है हिमाचल से और हिमाचल बड़ा है पंजाब से क्षेत्रफल की दृष्टि में। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ए है वी नाब, बी है रोंगटोंग, सी है गिरी और डी है नोगली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हिमाचल प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी वह थी गिरी। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जिसका आप घर में प्रयोग करते हो ना खाना बनाने में, गिरी का सब्जियों में या हलवा बनाने में। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि गिरी ये क्या थी, हिमाचल की पहली जल विद्युत परियोजना थी। गिरी आपने याद रखना है, जो खाने वाली गिरी होती है ना उसको आपने याद रखना है। यही हमारी क्या थी, पहली जल विद्युत परियोजना थी हिमाचल सरकार की, गिरी। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न बहुत ईजी है और आई होप सभी को आता होगा। तो ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 1971। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका 1971 में क्या हुई थी, हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? ए है शिमला, बी है मंडी, सी है धर्मशाला और डी है सोलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? ए है हिंदी, बी है पंजाबी और सी है उर्दू और डी है आपका नेपाली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह आपका हिंदी, और बाकी जो आपको नीचे भाषाएं दिखाई दे रही हैं जैसे नेपाली, उर्दू, पंजाबी, ये किसी भी तरह से हिमाचल की राजभाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेपाली नेपाल में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, यानी हिंदी जो है हिमाचल प्रदेश की राजभाषा है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है या कौन सी है? ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन ए है शिमला, बी है कांगड़ा, सी है मंडी और डी है आपका सोलन। ये प्रश्न हमने पहले भी मैंने आपको बता दिया था जब हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कांगड़ा जिला में सबसे अधिक जनसंख्या, और सबसे कम की बात की जाए तो वो है आपका लाहौल एंड स्पीति में। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है देवी कोटा, बी है अमता पीक, सी है शिला पीक और डी है शिखर शिला। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, शिखर शिला। और यदि ये पूछा जाए कि ये कितना ऊंचा है या इसकी कितने मीटर हाइट है, तो इसकी जो हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट है 7026 मीटर जो है इसकी हाइट है, किसकी? हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे शिखर की, जिसका नाम है शिखर शिला। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है केदार कंडा नेशनल पार्क, बी है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सी है खंडबाला नेशनल पार्क और डी है पिन वैली नेशनल पार्क। तो ये आपके कुछ ऑप्शन थे। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है मेरे ख्याल से। इस प्रश्न को आप चेक कर लेना दोबारा से, परंतु इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो यही है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का पुलिस महानिदेशक कौन होता है? ऑप्शन ए है डीजीपी, बी है सीपी और सी है आपका एसपी और डी है आईजी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी डीजीपी जो है वो हिमाचल प्रदेश का पुलिस महानिदेशक होता है, यानी ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है डीजीपी। और बात की जाए कि वर्तमान में हिमाचल के जो डीजीपी हैं वह कौन है, तो वह है सतवंत अटबाल त्रिवेदी, और यह एक महिला है। और पूछा जाए कि ये कौन से बैच की थी, तो ये 1996 बैच की थी आईपीएस ऑफिसर। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हिमाचल प्रदेश का धार्मिक स्थल कौन सा है? वेल, आपका ऑप्शन है ए मणिकर्णिका देवी मंदिर, बी है हट कोटी टेम्पल और सी है जाकू टेम्पल और डी है वैष्णो देवी टेम्पल। आपका ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गया, क्योंकि वैष्णो देवी टेम्पल तो आपको पता है कि कहाँ पड़ता है, ये टेम्पल पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। और ऑप्शन नंबर ए है मणिकर्णिका देवी मंदिर जो है वो है आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और अब आपके ऑप्शन बी और सी बचे, हट कोटी टेम्पल और सी जाकू टेम्पल। तो इसका राइट आंसर है जाकू टेम्पल जो है वो हिमाचल का धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए है वंदे मातरम, बी है हम हिमाचली हैं, सी है सरस्वती माता की आरती और डी है जन गण मन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हम हिमाचली। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई थी, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये था ऑप्शन
ऑप्शन ए है 1956, 1966 है आपका ऑप्शन नंबर बी। सी है 1970 और डी है आपका 1983। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1970 को जो था वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। परंतु इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न बनते हैं कि आपसे पूछा जाए कि एनआईटी जो हमीरपुर की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1986 में। और एनआईटी कहाँ स्थित है, तो ये हमीरपुर में स्थित है, यानी राष्ट्रीय जो हमारा प्रौद्योगिक यानी टेक्नोलॉजी संस्थान है वो कहाँ है, वह है आपका हमीरपुर में है। फिर इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न बनते हैं कि एचपी यानी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1986 में। एनआईटी और हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इसी हुई, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सेम ईयर में हुई थी, यानी 1986 में ही इन दोनों की स्थापना हुई थी, यानी 1986 में एनआईटी और एचपीसीयू यानी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और पूछा जाए कि ये कहाँ पे है, तो ये था आपका, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी शाहपुर में है। और पूछा जाए कि 2009 में किसकी स्थापना हुई थी, तो ये 2009 में फैशन प्रौद्योगिकीकरण की स्थापना हुई थी, या फैशन प्रौद्योगिकीकरण की स्थापना कब हुई थी हिमाचल प्रदेश की, तो वह हुई थी आपकी 2009 में। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को भी नोट कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो प्रश्न बनते थे उनके बारे में भी मैंने आपको और अधिक जानकारी दे दी इससे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में काजियार तैंथल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन ए है मंडी, बी है कांगड़ा, सी है शिमला और डी है आपका कुल्लू। तो जो वन्य जीवन या वन्य जीव अभयारण्य जो है उसके बारे में बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में स्थित है, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कुल्लू इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।